नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 24 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है इसकी आज 10th क्लास है। हमारा जो हाईकोर्ट चैप्टर चल रहा है ये आज कंप्लीट हो जाएगा और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इन चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन नाम क्या है? OPCW, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसके ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी ये क्या है? अभी ये CAG हैं। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखो, ऑडिटर जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लेखा जोखा करना। मतलब समझते हैं, जैसे ये OPCW है ना, इसका जो भी लेखा जोखा है, जो भी इसका अकाउंट है, वो इनके द्वारा चेक किया जाएगा। अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो गिरीश चंद्र मुर्मू को OPCW का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। देखो, ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को 100% पूछा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है OPCW। इसके बारे में समझते हैं। OPCW इंग्लिश में क्या है इसका नाम? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? पूछा जाएगा। ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी कब? 1997 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो कब हुई थी? अप्रैल 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट आप याद रखेगा, बस आप इतना याद रखें, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग। द हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। ये शहर आप याद रखेगा, कभी कभी शहर भी एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो नीदरलैंड का जो द हेग है वहीं पर इसका मुख्यालय है। अब इसके हेड आप ये कह सकते हैं DG यानी डायरेक्टर जनरल। ये कौन है? तो देखो, ये नाम मैं लिख देता हूँ। नाम क्या है? फर्नांडो एरियस। स्पेलिंग क्या है? FERNANDO। फर्नांडो एरियस, ARIAS। ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ये भी आप याद रखेगा, फर्नांडो एरियस जो स्पेन के हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेगा, इसी बॉडी को 2013 में इसी बॉडी को नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। OPCW ये जो केमिकल वेपन से संबंधित जो केसेस होते हैं ना, उनको ये डील करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, देखो ADB, इसके बारे में आपको ये बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये भी काफी दिनों से चर्चे में है। और इसके आपको 4 पॉइंट, मतलब जैसे इसकी स्थापना, इसके हेड, इसका मुख्यालय, ये कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको बताने हैं। इसके जो 3-4 पॉइंट हैं, इन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, इस प्रकार से अगर आप चाहे आप गूगल से ही सर्च करना, अगर आप सर्च करेंगे ना तो कम से कम आप देखेंगे तो सही, तो आपको ये एक न एक दिन याद हो जाएगा। तो ADB, और कोशिश करना जैसे आप इसको लिखो तो ये आपको यहीं पे ही रट जाए, दोबारा इसके बारे में आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो ADB के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये पूछा गया किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरू की है? अगर हम सिंपल भाषा में समझें, ये जो जगन्नाथ विद्या स्कीम है ये है क्या? जगन्नाथ विद्या दीवाना स्कीम, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो, ये स्टूडेंट एजुकेशन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। फिर से बोलता हूँ, स्टूडेंट एजुकेशन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। समझ गए ना? अब ज्यादा इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत है नहीं। ये स्कीम कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश राज्य की है। देखो, जगन्नाथ के नाम से आपने सुना होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, इनके नाम भी कुछ इसी से मिलते जुलते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप इतना फैक्ट याद रखिएगा, जिस स्कीम के आगे YSR लगा हो वो स्कीम आंध्र प्रदेश की है। तो B इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। पहले इसकी आप लोकेशन देखिए, यह है आंध्र प्रदेश। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। तो देखो, आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? हैदराबाद इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। देखो, मुख्यमंत्री का नाम है क्या? जगनमोहन रेड्डी। और इसी से मिलती जुलती वो स्कीम थी। नाम क्या था स्कीम का?
नाम था जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। अमरावती जो देश की लेटेस्ट और 25वीं हाईकोर्ट है। आज की डेट में भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं और ये 25वीं हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीसाइलम सेंचुरी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में हैं। लेक की बात करते हैं। पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पे है। कोलिरू लेक और कुंभम लेक, ये तीनों लेक आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? देखो इनका नाम अभी चर्चे में क्यों आया? क्योंकि आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने इसका जो एंटी करप्शन कोड होता है ना, इसके उल्लंघन के लिए इस खिलाड़ी को कादिर अहमद खान, ये यूएई के हैं, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके ये क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर इन्होंने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? आईसीसी ने। इसलिए इनका नाम अभी न्यूज़ में है। तो इनका संबंध किससे है? बी से, क्रिकेट से। और यूएई की लोकेशन देखिए आप, यह है यूएई की लोकेशन, ये पर्शियन गल्फ में है। यूएई की अगर हम कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, अबू धाबी। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है यूएई दिरहम, ये इसकी करेंसी है। समझ गए ना? बस इतना आप याद रखेगा। और इसकी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? लार्जेस्ट सिटी है दुबई। तो थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, क्रिकेट। किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये तो है बांग्लादेश। अब इसमें 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है? एक तो कोविड-19 की जो सिचुएशन है इससे निपटना, दूसरा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना। इसलिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के साथ। किसने? बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। पहला क्या है? मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की। भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वारफाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की। अब एक बार हम बांग्लादेश की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। यह है बांग्लादेश की लोकेशन। यहाँ पर इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, ढाका कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? इधर तो है पश्चिम बंगाल, ये पहला राज्य है। दूसरा कौन सा है? आसाम। तीसरा मेघालय है। चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। 5वां कौन सा है? मिजोरम। तो इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भारत के 5 राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसका ये 25वां एडिशन है। 2021 में एडिशन भी पूछा जा सकता है। इस बार इसका ये 25वां एडिशन है। अब देखो ये डेज की बात हुई है तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के प्रत्येक जिले में 100 से 500 बेड के कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, बिहार। अब ये है बिहार का कुछ बेसिक करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट है, बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आ रहे हैं। एसके सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में बना है। 6th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी ने बिहार में कोई लेवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नए नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया।
बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे जहां पर 100% रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर मुफ्त यात्रा और आगे की 50 मतलब आगे की जो यात्रा है उस पर 50% की छूट प्रदान करेगा। तो ये तो बात करी हमने बिहार का जो बेसिक करंट अफेयर इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एक जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर, जगह क्या है? कोलोगनी। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, यहीं पर इसका मुख्यालय है। पूछा जाता है इसके हेड कौन है, मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो ये कौन है? लॉस सैवम, यहाँ पे लिख देता हूँ KLAUS, लॉस और स्वैब SCHWAB। समझ गए ना आप? अब बात कर लेते हैं इसमें भारत की रैंक क्या है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो भारत को इसमें 87 रैंक प्राप्त हुई है। कितने देशों में? टोटल 115 देशों में रैंकिंग दी गई, जिसमें से भारत को 87th रैंक प्राप्त हुई। पूछा जा सकता है टॉप किसने किया है? तो स्वीडन ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को। और तीसरे पे कौन सा रहा है? तीसरे पे रहा है डेनमार्क। तो ये शुरू किया आप टॉप 3 कंट्रीज याद रखेगा। पहले पे स्वीडन, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे है डेनमार्क। और भारत को कितनी रैंक मिली है? 87th। तो 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। भारत को इस इंडेक्स के अंदर 87th रैंक प्राप्त हुई है। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण श्रवण राठौड़ का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो श्रवण राठौड़ है इनका संबंध है म्यूजिक यानी संगीत से। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये तस्वीर में देखिए आप, देखो इस प्रकार की जो फोटो होती है ना वो कभी कभी जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे दे दी जाती हैं। मतलब आपके सामने इस पिक्चर को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन है। तो अगर आप पिक्चर देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से छप जाएगा। तो इनका संबंध म्यूजिक से है। जैसे देखो आपने 3-4 पिक्चरों का नाम सुना होगा। परदेश, ये शाहरुख खान की मूवी थी। राजा हिंदुस्तानी, आशिकी, साजन और एक और पिक्चर थी हम हैं राही प्यार के। ये सभी मूवीज़ मतलब इन मूवीज़ में इन्होंने काम किया था और ये इनकी हिट फिल्में थी। तो इनका संबंध किससे था? म्यूजिक से, संगीत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? मतलब इन्हें किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जाएगा? और नाम क्या है ये? अतुल चक्रवर्ती। तो किस बैंक का बनाया जाएगा आरबीआई के द्वारा? HDFC बैंक का। HDFC बैंक, इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई थी? 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में मुख्यालय है। चेयरमैन की अभी हमने बात करी, कौन बने हैं? अतनु चक्रवर्ती। इसके CEO ये पूछे जा सकते हैं। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन है? शशिधर जगदीशन। तो 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, HDFC बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा? देखो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अगर आपको पता हो कि ये खांडवा जिला कहाँ पर है, अगर कभी आप गए हो यहाँ पे, ये उज्जैन के पास है। ओमकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो इसी जिले में स्थित है। और इसके पास में क्या है? इंदौर। और यहीं पर बनेगा। ये कौन सा बनेगा? देखो यहाँ पे लिखा भी है खांडवा रोड पर। तो खांडवा से तकरीबन ये 60 किलोमीटर दूर है इंदौर, जहाँ पर बनेगा ये सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, इंदौर। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या था? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। पलमायरा शहर किस देश में स्थित है? ये चर्चे में इसलिए था क्योंकि रशिया ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक की थी इसके पास में, तो ये सीरिया में है। अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है? तो झारखंड इसका सही आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को प्राप्त हुई 142 रैंक। 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था? तो वियतनाम सही आंसर है। उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन।
अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? दुनिया का पहला देश कौन सा बना जहां मास्क को न पहनने के आदेश दिए गए? भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब हमारी जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी में हमारी अभी तक 9 क्लासेस अपलोड हो गई हैं, मतलब 9 क्लासेस को हमने कवर कर लिया है। और आज हमारी ये 10th क्लास है जिसमें हम हमारा जो हाईकोर्ट चैप्टर चल रहा है इसकी हम जजेस का जो टेनर है यानी कार्यकाल है इसके बारे में समझेंगे, और ये हमारी 10th क्लास है। अब समझते हैं। देखो, संविधान जो जज का कार्यकाल होता है यानी टेनर होता है इसको फिक्स नहीं करता है। मतलब संविधान में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि इनका जो कार्यकाल है वो कुछ टाइम का होगा। जैसे होता है ना किसी का 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे लोकसभा का मेंबर 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए होता है, ये इनका टाइम पीरियड रखा जाता है। इसी प्रकार से संविधान में इस प्रकार का कोई भी टाइम पीरियड मतलब कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं रखी गई है जज के कार्यकाल से संबंधित। फिर भी 4 नियम बनाए गए हैं। अभी 4 नियम कौन कौन से हैं? जब तक जैसे कोई जज है वो अपनी 62 साल कंप्लीट ना कर ले तब तक। और देखो, इनकी एज से संबंधित जो भी क्वेश्चन उठेगा ना वो प्रेसिडेंट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लेंगे, मतलब बातचीत कर लेंगे, तो उसके बाद इन्हीं का डिसीजन मान्य होगा, मतलब इन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा प्रेसिडेंट का। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट में तो हमने ये समझा 62 साल तक ये रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, अगर ये अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को दे दें। थर्ड पॉइंट क्या है? ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, जो थर्ड पॉइंट है ना इसका सिंपल भाषा में समझें तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन के बाद। अब ये जो प्रोसेस है इसको अभी हम समझेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस, वैसे तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट कवर किया था वहां पे भी समझा था डिटेल के साथ, लेकिन एक बार इसको फिर से कवर कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर ये ऑफिस इनका खाली हो जाए कब? या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरी हाई कोर्ट में। तो ये 4 पॉइंट रखे गए हैं इनके कार्यकाल से संबंधित। अब देखो, ये जो रिमूवल ऑफ जजेस है इसके बारे में समझते हैं। जजेस को 2 आधार पे मतलब 2 कारण पे इनको रिमूव किया जाता है। एक तो रखा जाता है मिसबिहेवियर, दूसरा रखा जाता है इनकैपेसिटी। समझ गए ना, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब देखो, एक एक्ट आया था जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये क्या कहता है? वैसे तो देखो, इम्पीचमेंट वर्ड ये प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है लेकिन जज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है ये आप ध्यान से सुनना। देखो, अगर लोकसभा की बात हुई है, किसी जज को हटाना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर की किसी जज से तू में हो जाती है तो वो सीधा हटा देगा, मतलब राष्ट्रपति को कह के नहीं। एक प्रोसेस है, अच्छा खासा प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसको इजी मतलब मैं इसको इजी तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। तो देखो, लोकसभा की बात है तो 100 मेंबर एक मोशन को उठाएंगे, मतलब एक रिमूवल ऑर्डर पास करने, मतलब उठाएंगे कि हमें इस जज को हटाना है, तो उनके खिलाफ लोकसभा में उठाने के लिए 100 मेंबरों का साइन होना जरूरी है। फिर ये लोकसभा को देंगे। उसी प्रकार से अगर ये बिल ये प्रोसेस राज्यसभा में चलता है तो कम से कम 50 मेंबरों का साइन होना जरूरी है। लोकसभा में 100 मेंबर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है। कितनी है? 545 के करीब है। राज्यसभा में कितनी है? 245 के करीब है, तो इसलिए ये रखा गया है। अब देखो, लोकसभा में वो देंगे फिर स्पीकर को, राज्यसभा में देंगे चेयरमैन को। अब ये स्पीकर और चेयरमैन की मर्जी है, वो उसको एडमिट करें या फिर मोशन करें, मतलब उसको रिजेक्ट करें या फिर एडॉप्ट करें। अगर इसको ये एडमिट कर लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, तो स्पीकर हो या चेयरमैन हो वो उसकी जांच करेंगे, और जांच के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। अभी जो 3 मेंबर होंगे इसमें कौन कौन होंगे? या तो होंगे चीफ जस्टिस या फिर होंगे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज। बी पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में मतलब अच्छे खासे हो, जिनको इसकी अच्छी खासी समझ हो। जैसे अपॉइंट करते समय उनके अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई अच्छे जूरिस्ट होते हैं ना, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे वो भी शामिल होंगे। फिर अगर उनको गिल्टी पाया जाता है उस जज को जिसके खिलाफ ये पूरा मोशन चला है, तो उसको फिर प्रेसिडेंट एक फाइनली ऑर्डर पास कर देंगे। क्योंकि देखो, पार्लियामेंट से बिल पास होकर स्पेशल मेजोरिटी की सहायता से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट एक मतलब रिमूवल ऑर्डर रिलीज कर देंगे उस जज को हटाने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी जज को हटाने के लिए।
बस आप इतना याद रखिएगा, अभी तक ऐसा कोई भी जज उनको हटाया नहीं गया है। समझ गए ना आप? अब समझते हैं ट्रांसफर ऑफ जजेस। देखो, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी जज को। जैसे आए दिन हम पढ़ते रहते हैं ना, मध्य प्रदेश के इस जज को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है, या झारखंड के इस जज को आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये ट्रांसफर ऑफ जजेस ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें बातचीत यानी कंसल्टिंग की जाती है किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब इनके साथ। अब आर्टिकल 222 इससे डील करता है ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। आप इतना याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमने अभी कल क्लास में पढ़ा था, कल भी पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो ये कहता है कि कॉमन हाईकोर्ट हो सकती है? तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो ये कह सकता है कि कॉमन हाईकोर्ट हो सकती है। और क्या था आगे? 1956। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप याद रखिएगा, आर्टिकल 214। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट हो सकती है, मतलब स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट है। संविधान का आर्टिकल 214 ये कहता है। ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेगा। अब देखो, इसी के साथ जो हाई कोर्ट से संबंधित जो भी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको हमने कवर कर लिया है। मैंने पहले भी कहा था, ये पॉलिटिकल क्रैश कोर्स है जिसमें हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको आज हमने कवर कर लिया है। अब तक हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4 चैप्टर कौन कौन से? पहले क्या था हमने? AGI, उसके बाद क्या था? प्रेसिडेंट, फिर क्या था हमने? पार्लियामेंट को, और अब कौन सा क्या है? उसके बाद क्या क्या हमने? सुप्रीम कोर्ट, और अब कौन सा क्या? हाई कोर्ट। तो टोटल मिलाकर हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और अब तक हमारी 10 क्लासेस अपलोड हो गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन 10 क्लासेस की, मतलब जो जिस वीडियो में हमने इनको डिस्कस किया है, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूं इंडियन पॉलिटी के नाम से, और इसका लिंक जल्दी ही आपको मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।